Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Plant Systematics, Anatomy and Development. So previously we have studied various terminologies related to calyx and corolla, or the sepals and petals. So today we are going to study various terminologies, the descriptive terms which are used for androecium or stamens. तो सबसे पहले एंड्रोशियम है क्या चीज़, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एंड्रोशियम इज ए कलेक्टिव नेम फॉर द स्टेमन्स विच फॉर्म द थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर. तो पहली वर्ल हमारे पास जो है वो सेपल्स की है, दूसरी वर्ल हमारे पास जो आती है वो पेटल्स की है, और थर्ड वर्ल जो हमारे पास फ्लावर में आती है दैट इज ऑफ एंड्रोशियम, या हम इसको कह सकते हैं कि कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम, अगर हम इनको कलेक्टिवली नाम दें. सो व्हाट इट इज अ कलेक्टिव नेम. कलेक्टिव नेम किसके लिए है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए है, स्टेमन्स के लिए है, और ये कहाँ पे होते हैं, इसका जो पोजीशन क्या है, इट इज द थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर स्टॉक और फिलामेंट एंड एन एक्सपेंडेड हेड और एंथर. So as far as the structure of the androecium is concerned, the stamens are consist of two parts. तो उसमें दो पार्ट जो है, एक उसका स्टॉक है जो उसको जो है वो सपोर्ट करता है जिससे, और दूसरा जो हमारे पास है उसका पार्ट जो है दैट इज द फिलामेंट, और दूसरा हमारे पास है उसका एंथर. फिलामेंट जो है उसका फंक्शन जो है वो एक्सपोज करना है एंथर्स को, मतलब क्योंकि वो इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है और फ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा डीप कोई फ्लावर होता है, तो ये एंथर्स जो है उसको एक्सपोज करते हैं इन्वायरमेंट में ताकि पॉलिनेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके. और एंथर जो है वो एक मेन पार्ट है जिसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो एक्चुअली बनते हैं. तो ये दो हमारे पास उसके मेन पार्ट्स हैं, फिलामेंट और एंथर. The filament correspond to the petiole of a foliage leaf and the anther to the lamina. तो ये हम वैसे बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये इसके ओरिजिन की बात कर रहे हैं कि हम जब फ्लावर का पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. तो शूट जो होती है वेजिटेटिव शूट, उसमें हम कहते हैं कि सिर्फ लीव्स मौजूद होते हैं. तो यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास एंथर्स हैं ये एक मॉडिफाइड लीफ है, और मॉडिफाइड लीफ में हमारे पास क्या होता है कि उसका जो पेटियोल है वो उसका फिलामेंट के तौर पे काम करता है, और जो उसका फॉलिएज लीफ है या जो लेमिना है वो मॉडिफाई हो जाता है और वो फिर क्या बनाता है, वो एंथर बनाता है. तो ये हमारे पास एक और इसकी फाइलॉजेनी की बेस के ऊपर है, ओरिजिन की बेस के ऊपर है, डेवलपमेंट की बेस के ऊपर है. तो एंथर जो है इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू एंथर लोब्स. तो एंथर हमारे पास, एंथर जो होता है उसके दो लोब्स होते हैं जिसको हम एंथर लोब्स कहते हैं, और वो दो लोब्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होती हैं, जुड़ी होती हैं एक टिश्यू के साथ, और वो जो जोड़ने वाला टिश्यू है जो उन दोनों को इकट्ठा रखता है, यूनाइटेड रखता है, जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं. तो हमारे पास एंथर जो है उसकी दो लोब्स होती हैं और वो दो लोब्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, और वो टिश्यू जो इन दोनों को जोड़ता है उसको हम कहते हैं कनेक्टिव, विच कोरस्पॉन्ड टू द मिडरिप ऑफ द फॉलिएज लीफ. तो ये हमारे पास पिछले सेंटेंस की कंटिन्यूएशन है कि हमने उसमें मिडरिप कहाँ पे है. फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि उसका जो स्टॉक है वो फिलामेंट बना रहा है और उसका जो लेमिना है वो स्टेमन बना रहा है, तो इसकी मिडरिप की तरह. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मिडरिप कहाँ पे आके वो जो कनेक्टिव है, तो दो एंथर लोब्स को जोड़ रहा है, दो पार्ट्स को जोड़ रहा है, वो असल में इसकी मिडरिप है. तो ये हमारे पास उसके ओरिजिन की बेस के ऊपर है, डेवलपमेंट की बेस के ऊपर. सो ईच एंथर लोब कंटेन्स टू लॉन्गिट्यूडिनल चैम्बर्स कॉल्ड द पोलन सैक, सो दैट देयर आर 4 पोलन सैक्स इन ईच एंथर. तो हमारे पास एक एंथर है, एक फिलामेंट है. एंथर के अंदर हमारे पास दो एंथर लोब्स हैं, तो हर एक एंथर में हमारे पास कितने, दो एंथर लोब्स आ गए, और हर एक लोब में फिर दो चैम्बर्स हैं. तो चूंकि दो लोब्स हैं और हर एक लोब में दो चैम्बर हैं, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 4 पोलन सैक्स हो जाएंगे या 4 चैम्बर्स हो जाएंगे हर एक एंथर के अंदर. इन ईच पोलन सैक देयर आर न्यूमरस माइन्यूट पोलन ग्रेन्स. तो वो जो हमारे पास एंथर लोब्स हैं उसमें हमारे पास क्या बनते हैं, देयर आर प्रेजेंट the pollen grains. When the anther is ripe it bursts and discharges the pollen grains. तो जब एंथर जो है वो मेच्योर हो जाता है, पॉलिनेशन के लिए वो तैयार हो जाता है, तो फिर क्या करता है कि एंथर स्प्लिट हो जाता है, एंथर जो है बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, और उसमें जो पोलन्स हैं वो बाहर आते हैं और वो फिर पॉलिनेशन करते हैं. So the side of the anther showing the connective is described as the back and the other side as the face.
which often bears a longitudinal groove। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि एंथर चूंकि हमारे पास मौजूद है, तो एंथर में हमारे पास उसकी बैक कौन सी है और उसका फेस कौन सा है। तो वो साइड, एंथर की वो साइड जिसकी तरफ कनेक्टिव मौजूद होता है उसको हम बैक कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है जिसको हम कहते हैं कि ये मिड रिब से बना हुआ है, उसको हम बैक कहते हैं, और दूसरी साइड जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। बहरहाल ये उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आगे जाके भी फिर डिस्कस होंगी। फिलहाल जो है हम इसकी डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज पढ़ रहे हैं एंड्रोशियम की। सबसे पहले हमारे पास है पॉलीएंड्रस। तो इसकी टर्मिनोलॉजी कैलेक्स और कोरोला से थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन उनसे मिलती जुलती हैं। पॉली और एपो का मैंने कल हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि स्टेमन फ्री फ्रॉम ईच अदर। तो पॉली या एपो का वर्ड जहाँ पे भी आ जाता, चाहे वो एपोसेपलस है, चाहे वो एपोपेटलस है, चाहे वो पॉलीसेपलस है, तो उसका मतलब होता है फ्री। जो भी चीज़ है, चाहे वो एंड्रोशियम है, चाहे वो सेपल्स हैं, चाहे वो पेटल्स हैं, उसका मतलब है वो फ्री है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेमन्स फ्री फ्रॉम ईच अदर। तो पॉलीएंड्रस में स्टेमन्स क्या है, फ्री हैं। आगे हमने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल बटर कप, रननकुलेसी का जो प्लांट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। रननकुलस म्यूरिकेटस, रननकुलस सेलिरेटस, उसमें स्टेमन्स जो है वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। मस्टर्ड, ब्रासिका की जो स्पीशीज हैं। डाईएंड्रस, स्टेमन्स फ्री 2 इन नंबर। तो डाई का मतलब 2, एंड्रस एंड्रोशियम से है, तो स्टेमन्स फ्री हैं और कितने हैं, 2 हैं। ट्राई, टेट्रा एंड पेंटेंड्रस। तो ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटेंड्रस का मतलब 5। तो स्टेमन जो हैं 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं और फ्री हैं। तो याद रखें ये यहाँ तक फ्री आ रहे हैं। पॉलीएंड्रस हैं तो स्टेमन फ्री फ्रॉम ईच अदर जितने भी हैं। डाईएंड्रस में आएगा तो स्टेमन फ्री हैं और 2 हैं। ट्राई के लिए 3 हैं, फ्री हैं, 4 हैं, फ्री हैं, या 5 हैं, फ्री हैं। तो ये सब के लिए हमारे पास है डिडिनेमस। तो ये हमारे पास एक फिर फर्दर एक और बात आ जाती है। डिडिनेमस क्या है, ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टेमन्स 4 इन नंबर, 2 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट इन ए सिंगल वर्ड एज इन ऑसिमम। ऑसिमम जो है ये तुलसी भी इसमें आती है, ये नियाज़बो का जो प्लांट है वो भी इसी में ही आता है। सो डिडिनेमस किस तरह है कि स्टेमन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने टेट्रा का वर्ड यूज किया है, टेट्रेंड्रस। तो टेट्रेंड्रस ये अलग बात है, इसमें हमारे पास जो स्टेमन्स हैं दे आर फ्री। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्टेमन्स 4 हैं, लेकिन 4 में से चारों के चारों एक जैसे नहीं हैं। 2 लॉन्ग हैं और 2 जो हैं वो उसमें शॉर्ट आ जाते हैं और एक ही वर्ल में होते हैं, सिंगल वर्ल। सो हियर वी हैव, ये जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास है डाईएंड्रस। इसमें ये जो एक्सटीरियर के 2 स्टेमन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये और ये दोनों क्या हैं, दीज आर 2 आर द, ये अलग ग्रुप है, ये 2 अलग हो गए, ये 2 जो है शॉर्ट है। तो 2 लॉन्ग हैं, 2 शॉर्ट हैं, और हमारे पास जो है ये आपको जो नजर आ रहा है मिडिल में, ये स्टेमन नहीं है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, ये ओवरी का पार्ट है। तो यहाँ पे 4 हैं, 2 लॉन्ग हैं और 2 शॉर्ट हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिडिनेमस। टेट्राडाइनेमस, वो डिडिनेमस था, उसमें हमारे पास 2 की हमने बात की कि 2 लॉन्ग हैं, 2 शॉर्ट है। यहाँ पे आ जाता है टेट्राडाइनेमस। तो टेट्राडाइनेमस में याद रखें स्टेमन जो हैं, टेट्रा को आपने कंफ्यूज नहीं करना 4 के साथ। टेट्राडाइनेमस में हमारे पास स्टेमन हमेशा 6 होते हैं, नंबर में वो क्या होते हैं, 6 होते हैं। 4 लॉन्ग होते हैं और 2 शॉर्ट होते हैं। पिछले में हमने पढ़ा कि डिडिनेमस में क्या था कि 2 लॉन्ग थे, 2 शॉर्ट थे। तो यहाँ पे लॉन्ग कितने हैं, 4 हैं, इसी वजह से हम इसको टेट्राडाइनेमस कहते हैं। तो स्टेमन्स टोटल कितने होते हैं, नंबर में 6 होते हैं। 4 लॉन्ग होते हैं, 2 शॉर्ट होते हैं, लेकिन 2 वर्ल्स में होते हैं। मतलब 4 जो लॉन्ग है उनकी अलग वर्ल होगी और 2 जो शॉर्ट है उनकी वर्ल जो है वो अलग होगी। ये आप कॉमनली देख सकते हैं ब्रासिका में, रेडिश में, उसमें ये कॉमनली कंडीशन पाई जाती है। एपीपेटलस, एपीपेटलस का मतलब क्या है कि स्टेमन्स फ्यूज टू द पेटल्स। नॉर्मली क्या होता है कि स्टेमन्स कहाँ से निकलते हैं, ये थैलेमस से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं और ऊपर तक जा रहे होते हैं। ये नॉर्मली पेटल्स के साथ अटैच्ड नहीं होते, लेकिन एपीपेटलस कंडीशन कुछ प्लांट्स में जब मौजूद होती है तो उसमें क्या होता है कि स्टेमन्स फ्यूज टू द पेटल्स। अब पोटैटो है, आलू जो है, सारानम ट्यूबरोसम, उसमें भी हमारे पास स्टेमन्स क्या है, दे आर एपीपेटलस। एंटीपेटलस, एंटीपेटलस मतलब अपोजिट। तो एंटीपेटलस का मतलब क्या हो जाएगा कि दे आर अपोजिट टू द पेटल्स। एंटी का मतलब हमेशा होता है अपोजिट और पेटलस का मतलब पेटल्स। तो स्टेमन्स आर अपोजिट टू द पेटल्स एंड नॉट अल्टरनेटिंग विद देम, एज इन सिजिफस। सिजिफस क्या है, बेर जो हमारे पास है, ये कॉमन बेर जो हम खाते हैं,
फ्रूट के तौर पे, ये वही उसी की एग्जांपल है। दिस कंडीशन इज रियली ड्यू टू द डिसअपीयरेंस ऑफ द आउटर वर्ल ऑफ द स्टेमन्स। तो ये कब होता है? असल में आउटर वर्ल इसकी मोस्टली ख़त्म हो जाती है, आपको नज़र नहीं आती, डिसअपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टेमन्स हैं वो अपीयर होते हैं कि ये एंटीसेपलस पेटलस कंडीशन में है। एंटीसेपलस, तो ये वही बात है, स्टेमन अपोजिट टू द पेटल्स। तो यहाँ पे जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हम यूज कर रहे होते हैं वो तकरीबन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, उनमें से कुछ छोड़ के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेट्राडाइनेमस है और डिडिनेमस है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि टेट्राडाइनेमस में 6 हैं और 4 चूंकि लॉन्ग हैं, इसी वजह से इसको टेट्राडाइनेमस कहते हैं। तो वहाँ पे जो हमने पिछली डिडिनेमस पढ़ा है उसमें 2 चूंकि लॉन्ग थे, तो इसलिए हमने उसको डिडिनेमस कह दिया। बाकी एपीपेटलस का मतलब क्या है कि वो स्टेमन्स से निकल रहे हैं, स्टेमन्स के साथ फ्यूज्ड हैं। एंटीपेटलस opposite to the petals, antisepalous opposite to the sepals. So here we have the condition didynemus, didymus और हमारे पास टेट्राडाइनेमस, ये 2 कंडीशंस अगर आप हमने जो पढ़ी है। डिडिनेमस में क्या है कि 2 ग्रुप्स में है, यहाँ पे आपको 2 लॉन्ग नजर आ रहे हैं, 2 शॉर्ट नजर आ रहे हैं। टेट्राडाइनेमस में आपको क्या कितने नजर आ रहे हैं? हियर वी हैव द 6 स्टेमन्स, 1 2 3 and 4 दे आर लॉन्ग and 2 are short, so they are in the 2 वर्ल। ये 4 लॉन्ग जो है इनकी अलहदा वर्ल है और ये 2 जो आपको नजर आ रहे हैं शॉर्ट, इनकी अलहदा वर्ल है। सो हियर वी हैव द एपीपेटलस, यहाँ पे ओवरी है, ये आप सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, ये स्टेमन्स और ये कार्पल्स। यहाँ पे जो पेटल्स स्टेमन्स हैं दे आर ओरिजिनेटिंग, दे आर अटैच्ड विद द पेटल, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एपीपेटलस। So again we have another diagram in which forms of androecium. A we have the tetradinemus, tetradinemus में 4 आपको इसमें A में जो है वो लॉन्ग नजर आ रहे हैं, 1 2 3 and 4, these 4 are long and 1 and 2, these 2 are short. डिडिनेमस में आपको 2 नजर आते हैं, मतलब 4 होते हैं टोटल, 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट, और ये आपको एपीपेटल्स नजर आ रहे हैं, ये these are the petals and these stamens are originating from the petals. So next what we have epiphyllus, stamens adhering to the perianth। तो हमने पेरियंथ की एक टर्म यूज की थी, अगर आपको याद हो, कि जब हम सेपल्स और पेटल्स में जो है वो फर्क नहीं कर सकते तो दोनों को हम एक ही वर्ल लेते हैं, तो ऐसी वर्ल को हम क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं। तो एपीपेटलस का मतलब तो ये था कि पेटल्स के साथ है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें ना सेपल्स है ना पेटल्स हैं, एक ही वर्ल है, उसको हम चूंकि पेरियंथ कहते हैं, और अगर उसके साथ स्टेमन्स अटैच्ड हैं तो इसको हम कहते हैं एपीफाइलस या एपीफिलस। ये किस में है? एस्फोडेल्फस में है, एस्पेरागस में है, ये उसकी एग्जांपल है। गाइनेंड्रस, स्टेमन्स फ्यूज्ड विद गाइनोशियम एज इन कैलोट्रापस। गाइनेंड्रस में क्या होता है कि स्टेमन्स किसके साथ फ्यूज होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ फ्यूज्ड होते हैं। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है इस फैमिली में, कैलोट्रापस की फैमिली में। तो गाइनेंड्रस क्या होते हैं कि स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद गाइनोशियम। एडल्फस, स्टेमन्स यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट। अब ये जो हमारे पास टर्म आगे यूज हो रही है एडल्फस की, एडल्फस एक कॉमन टर्म है और फिर हम इसको जोड़ेंगे किसी और चीज के साथ। तो एडल्फस का मतलब हमेशा याद रखें कि स्टेमन्स जो है ये फिलामेंट से यूनाइटेड हैं और एंथर्स उनके फ्री हैं। तो एडल्फस में क्या होगा कि एडल्फस में फिलामेंट्स उनके यूनाइटेड होंगे और एंथर्स जो हैं दे आर फ्री। तो अब एडल्फस तो हमें पता है, क्लियर है कि क्या होगा कि एंथर्स विल बी फ्री एंड देयर फिलामेंट्स विल बी यूनाइटेड। तो मानो एडल्फस में क्या होगा? स्टेमन्स, मानो का मतलब एक, एडल्फस का मतलब क्या होगा? दे आर यूनाइटेड विद बाय देयर फिलामेंट। स्टेमन्स यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट इनटू ए सिंगल ग्रुप। दिस इज नॉट टिंगल, दिस इज सिंगल ग्रुप एज इन मालवा। तो मानो है, चूंकि एडल्फस का तो हमें पहले से ही पता है कि स्टेमन्स जो है उसके फिलामेंट यूनाइटेड होंगे, एंथर्स फ्री होंगे। तो चूंकि इससे पहले मानो आ गया, मानो का मतलब होता है एक, तो मतलब क्या है कि वो एक ही ग्रुप में जो है वो सारे के सारे फिलामेंट एक ही ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इकट्ठे हैं, यूनाइटेड हैं। डाइएडल्फस, स्टेमन्स यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट इनटू 2 ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमने 2 का वर्ड यूज कर लिया, डाई का वर्ड यूज किया, तो मतलब क्या है कि उनके फिलामेंट्स यूनाइटेड हैं लेकिन 2 ग्रुप्स में हैं। मतलब आपको 2 ग्रुप्स नजर आएंगे, अलग-अलग 2 गुच्छे नजर आएंगे, जिसमें कुछ 4-5 जो हमारे पास एंथर्स हैं उनके फिलामेंट्स अलग ज्वाइंटेड होंगे, यूनाइटेड होंगे, और हाफ के जो है वो अलग से ज्वाइंटेड होंगे। इसकी एग्जांपल आपको पी में जो है वो मिल जाएगी।
पॉलीएडल्फस। सो पॉलीएडल्फस का क्या मतलब है, मोनो डाई, तो इसका तो हमें क्लियर हो गया, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, और पॉली का मतलब मोर देन टू। तो स्टेमन्स यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट इनटू सेवरल ग्रुप्स, तो मोर देन टू ग्रुप्स में जो है वो जब यूनाइटेड हो तो उनके फिलामेंट्स, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, पॉलीएडल्फस। तो एडल्फस, और फिर उसके बाद हमने मोनो, डाई और पॉलीएडल्फस। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म है जो अपोजिट है एडल्फस से, इसको हम कहते हैं सिंजिनीशियस। सिंजिनीशियस क्या होता है कि स्टेमन्स यूनाइटेड बाय देयर एंथर्स, या पिछली जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है उसमें स्टेमन्स वर यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट्स एंड free from their anthers. So here the stamens united by their anthers, the filaments being free. इसमें क्या होता है कि फिलामेंट्स उनके फ्री हैं लेकिन एंथर्स ऊपर जाके यूनाइटेड हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिंजिनीशियस कंडीशन। सनफ्लावर है, सांकस है, कंपोजिटी जो है, स्ट्रेसी के बहुत सारी फैमिली प्लांट्स में हमारे पास ये कंडीशन मिलती है। ये हमारे पास क्या है, मोनोएडल्फस स्टेमन्स, जो आपको फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर यूनाइटेड। डाईएडल्फस में ये आपको स्टेमस एक ग्रुप ये नजर आ रहा है और दूसरा ये जो है आपको अलग से दूसरा ग्रुप नजर आ रहा है, तो दो ग्रुप्स में ये उनके फिलामेंट्स जो हैं दे आर यूनाइटेड। पॉलीएडल्फस तो चूंकि मोर देन टू है तो यहाँ पे आपको 4 वर्ल नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपको चूंकि एंथर यहाँ पे आपको बहुत सारे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 4-5 एंथर्स हैं जिनके फिलामेंट्स इकट्ठे हैं, इसके भी यहाँ पे भी और चारों के चारों में, तो इसको हम कहते हैं पॉलीएडल्फस। Syngenesious. So this is the syngenesious. So here they are arising from this particular condition, this particular, or here is their origin. यहाँ पे आपको उसके फिलामेंट जो हैं वो सेपरेट नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 and 5 filaments are there, but they are united by their anthers. तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं syngenesious. So we have monoedelphus, diedelphus, monoedelphus and syngenesious. Edelphus and syngenesious conditions are opposite to one another. In edelphus the filaments are united, anthers are free, while in syngenesious the anthers are united while the filaments are free. So here again we have those particular diagrams, androecium, polyandrous, monoedelphus. Here we have the monoedelphus in one group, diedelphus, polyedelphus, and here we have the syngenesious condition in which the filaments are free and anthers are united, and synandrous, stem is united by both the filaments and the anthers as in gourd. So ये हमारे पास एक अलग सा टर्म है। साइनेंड्रस में क्या होता है कि एंथर्स भी उनके यूनाइटेड हैं और फिलामेंट्स भी यूनाइटेड हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साइनेंड्रस कहते हैं। तो ये तो हमारे पास कुछ उनकी टर्मिनोलॉजीज थी। नेक्स्ट वी हैव द अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर्स, के वो जो एंथर है वो फिलामेंट के साथ किस तरह से अटैच्ड है, इस बेस के ऊपर भी हमारे पास उसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। देयर आर 4 प्रिंसिपल मोड्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फिलामेंट टू द एंथर। तो जो एंथर है वो एंथर फिलामेंट के साथ किस तरीके से अटैच्ड है, इस बेस के ऊपर हमारे पास उसकी 4 टाइप्स हैं। बेसिफिक्स्ड और इनेट। तो बेसिफिक्स्ड में क्या होता है, इफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द एंथर एज इन ब्रासिका एंड रेडिश, अगर फिलामेंट जो है वो एंथर की बेस के साथ अटैच्ड है तो इसका मतलब है वो क्या, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बेसिफिक्स्ड। एडनेट, if there is no joint between the filament and the base of the anther and the filament seems to be running along the whole length of the anther from the base to the apex as in buttercup। अब यहाँ पे एडनेट में क्या होता है कि कोई आपको जॉइंट नजर नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं होता कि फिलामेंट स्टार्ट हुआ और फिलामेंट जाके एंथर के साथ एक जगह पे मिला और वहां पे वो जगह फिलामेंट खत्म हो गया और एंथर स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जहां पे वो अटैच होता है वो पूरे के पूरे एंथर के साथ वो फिलामेंट भी जा रहा होता है, उसी के साथ कंटिन्यू होता है, उसके साथ ग्रो हो रहा होता है। तो चूंकि वो उसके साथ ही रनिंग अलॉन्ग होता है, ग्रो हो रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एडनेट कंडीशन कहते हैं। डॉर्सिफिक्स्ड, इफ द फिलामेंट इज अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि बैक ऑफ द एंथर का मतलब क्या है कि वो साइड जिस तरफ कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है, ऐसी साइड को हम क्या कहते हैं, बैक ऑफ द एंथर कहते हैं। तो उस तरफ अगर फिलामेंट अटैच्ड है तो उसको हम कहते हैं डॉर्सिफिक्स्ड एंड द एंथर इज इमूवेबल एज इन पैशन फ्लावर्स। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। वर्सेटाइल, इफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बैक ऑफ द एंथर इन सच ए वे दैट द एंथर कैन स्विंग फ्रीली। तो यहाँ पे बात वही है, डॉर्सिफिक्स्ड की तरह ही है। वर्सेटाइल में आपको क्या कंडीशन मिलेगी कि फिलामेंट जो है वो अटैच्ड है बैक के साथ, लेकिन वो इस तरह से अटैच्ड है कि फिलामेंट इजीली हर तरफ से 360 एंगल में मूव कर सकता है।
वो फिक्स नहीं होता है एक जगह के ऊपर, इट कैन इजीली मूव इन एनी डायरेक्शन, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वर्सेटाइल कंडीशन। सो हियर वी हैव, तो ये आपको जो फर्स्ट वाला नजर आ रहा है एंथर टू द फिलामेंट, ये बेसिक फिक्स्ड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फिलामेंट स्टार्ट हुआ, ये एंथर की बिल्कुल बेस के ऊपर यहाँ पे खत्म हो गया, ज्वाइन हो गया, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं बेसिक फिक्स्ड। थर्ड हमारे पास सी जो आपको नजर आ रहा है, ये भी हमारे पास बेसिक फिक्स्ड है। सी जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द एडनेट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से फिलामेंट स्टार्ट हुआ और ये सारा फिलामेंट जा रहा है इसकी थ्रू आउट एंथर की लेंथ के साथ, कनेक्टिव के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एडनेट। सो हियर वी हैव द डॉर्सी फिक्स्ड। अब डॉर्सी फिक्स्ड में अगर आप देखें तो यहाँ से अब स्टार्ट हुआ और एंथर की बैक के साथ ये कनेक्टेड है, और लेकिन डॉर्सी फिक्स्ड में क्या होता है कि ये इजीली मूव नहीं कर सकता, इमूवेबल होता है। जबकि ये जो ई है, जो लास्ट डायग्राम है, इसमें आपको वर्सेटाइल नजर आ रहा है, ये इसकी बैक के साथ अटैच्ड है फिलामेंट, लेकिन दिस पर्टिकुलर फिलामेंट एंथर इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वर्सेटाइल कंडीशन कहते हैं। सो हियर वी हैव द डिहेसेंस ऑफ द एंथर्स। So how they dehisce, how they spread their pollen grains during the process of pollination. So when the pollen grains reach the maturity, they exert pressure on the walls of the pollen sacs and the anther lobes therefore burst and the set of pollen grains free. क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, तो इसका फंक्शन अल्टीमेटली क्या होता है कि इसने पोलन ग्रेन्स को डेवलपमेंट के बाद इन्होंने रिलीज करना है ताकि वो आगे पॉलिनेट हों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ जाएं, स्टिग्मा के ऊपर जाएं, फिर उसके बाद पोलन ट्यूब बनेगी, फिर आगे जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद नया जो है वो प्लांट जाइगोट बनेगा और उससे सीड बनेंगे जिससे नया प्लांट बन सकता है। तो जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द पोलन सैक्स। तो हमने पढ़ा था कि हर एक एंथर में 4 पोलन सैक्स होती हैं, तो वो क्या होते हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उन वॉल्स के ऊपर वो प्रेशर बनाते हैं, जिसकी वजह से वो एंथर लोब्स जो है वो बर्स्ट हो जाती हैं और पोलन ग्रेन्स जो है वो फ्री हो जाते हैं। बिफोर द लिबरेशन ऑफ द पोलन ग्रेन, द टिश्यू सेपरेटिंग द 2 पोलन सैक्स इन ईच लोब ऑफ द एंथर्स ब्रेक डाउन। कौन सा टिश्यू, जो उन दोनों को इकट्ठा रखे हुए होता है, जो उनको सेपरेट भी करता है और उनकी कनेक्शन का भी वजह होता है, तो वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। द बर्स्टिंग आर डिहेसेंस ऑफ द एंथर लोब्स टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज। लेकिन ये जो डिहेसेंस है पोलन ग्रेन्स का एंथर से लिबरेट होना है, निकलना है उसकी बर्स्टिंग के बाद, ऐसी कंडीशन में भी हमें क्या चाहिए, देयर आर स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक वेज, हर एक प्लांट के अलग से है। सबसे पहले हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल। A longitudinal slit appears between each pair of pollen sacs in each anther lobe, and through this slit the ripe pollen grains escape to the exterior as in sunflower. इसमें क्या होता है कि एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट बनती है 2 पोलन सैक्स के दरमियान में, बिटवीन द ईच पोलन सैक्स, ईच पेयर ऑफ पोलन सैक्स, 2 पोलन सैक्स जो इनके दरमियान में एक स्लिट बनती है, एक जो है वो लाइन बनती है, और वो स्लिट क्या करती है, पोलन ग्रेन को एक्सटीरियर की तरफ जो है वो ओपन कर देती है। If the slits are on the inner face of the anther on the side toward the center of the flower, the dehiscence is said to be longitudinal and intros. तो अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोज और एक्सट्रोज की। अब वो स्लिट बन गई, लेकिन वो स्लिट किस तरफ है, अगर वो फ्लावर के अंदर की तरफ स्लिट बन रही है और पोलन ग्रेन्स जो है फ्लावर के अंदर की तरफ गिर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड इंट्रोज, मतलब अंदर की तरफ, फ्लावर की तरफ। और अगर वो जो स्लिट है वो आउटर फेस की तरफ बन रही है, बाहर की तरफ बन रही है, और डिहेसेंस जो है, ये जो पोलन ग्रेन्स का निकलना है, स्प्रेड है, वो बाहर की तरफ है फ्लावर से, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रोज। तो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल में फिर फर्दर हमारे पास है इंट्रोज और एक्सट्रोज। पोरस, सो पोरस में हमारे पास क्या है, इफ द डिहेसेंस इज ब्रॉट अबाउट बाय स्मॉल ओपनिंग, तो उसमें हमारे पास स्लिट बनी थी जिससे ओपनिंग हुई थी और उससे पोलन ग्रेन्स जो स्प्रेड हुए थे। पोरस में क्या होता है कि डिहेसेंस इज ब्रॉट अबाउट बाय स्मॉल ओपनिंग्स आर द पोर्स, और वो पोर्स क्या होते हैं, विच अपेयर एट द टिप्स ऑफ द एंथर लोब्स एज इन पोटैटो। तो चूंकि पोर्स से होती है तो ऐसे को हम कहते हैं पोरस। यहाँ पे हमारे पास फिर नेक्स्ट है ट्रांसवर्स। इफ द एंथर लोब्स बर्स्ट बाय ट्रांसवर्स स्लिट एज इन हिबिस्कस एंड सम लेबिएसी या लेमिएसी फैमिली, तो इसमें फर्क है ट्रांसवर्स में और लॉन्गिट्यूडनल में। लॉन्गिट्यूडनल जो होती है वो स्लिट लॉन्गिट्यूडनल बनती है, और ट्रांसवर्स में जो है ये 90 के एंगल के ऊपर बनती है,
और इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्स, और से एंथर लोब जो है वो बर्स्ट हो जाता है। यहाँ पे डायग्राम हमारे पास मौजूद है। टाइप्स ऑफ डिहेसेंस ऑफ एंथर्स, ए हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल जब यहाँ पे कोई स्लिट बनेगी तो ये चूंकि लेंथ वाइज बनेगी तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। अब अगर वो इस तरफ बन रही है और फ्लावर यहाँ पे मौजूद है, इस तरफ पोलन ग्रेन्स आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये इंट्रोज है। और अगर वो बाहर की तरफ खुल रही है, ओपन हो रही है और बाहर की तरफ पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो एक्सट्रोज है। बी जो हमारे पास है ट्रांसवर्स है। तो ट्रांसवर्स में मैंने आपको बताया कि इसमें 90 के एंगल के ऊपर बनता है। बिल्कुल यहाँ पे ये जो लाइंस बन रही हैं ये लेंथ वाइज नहीं है, ये विड्थ वाइज है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। ये हमारे पास है पोरस। तो यहाँ पे आपको इसके देखें एक स्पेसिफिक पोर्स नजर आ रहे हैं, इन पोर्स से ही पोलन ग्रेन्स जो है वो स्प्रेड होते हैं। यहाँ पे हमारे पास लास्ट जो है वो है वाल्वुलर। वाल्वुलर में क्या होता है कि एक वाल्व बनती है और वो वाल्व क्या होती है, वो टिश्यू नरम हो जाता है, वो टिश्यू फट जाता है और उससे हमारे पास क्या होती है कि एंथर्स का स्प्रेड होता है, पोलन ग्रेन्स का स्प्रेड होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वाल्वुलर। सो ये जो हमारे पास सारी के सारी हैं, ये कोई डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं जो हम आगे जाके इंशाल्लाह यूज करेंगे एंड्रूशियम के लिहाज से।